कभी सोचा है कि कोई जंगल हजारों साल तक अपने आप कैसे चलता रहता है, या फिर एक छोटा सा तालाब अपने आप में एक पूरी दुनिया कैसे होता है। सच तो ये है कि प्रकृति ऐसी ही कमाल की और खुद ब खुद चलने वाली प्रणालियों से भरी पड़ी है। तो आज हम इन्हीं अविश्वसनीय जीवित मशीनों को थोड़ा करीब से समझने वाले हैं, जिन्हें हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। देखिए, ये जगहें सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का एक झुंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही पेचीदा और एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम्स हैं, जहां हर एक छोटी से छोटी चीज का एक बहुत ही खास और जरूरी रोल होता है। आइए पता लगाते हैं कि ये सब आखिर काम कैसे करता है। तो अगर आसान भाषा में कहें तो एक पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम प्रकृति को समझने का हमारा एक तरह का ब्लूप्रिंट है। चलिए एक तालाब का उदाहरण लेते हैं। पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी, ये सब हो गए निर्जीव घटक। और वहीं पौधे, मछलियां और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो हो गए सजीव घटक। और जब ये सब साथ मिलकर काम करते हैं, तभी बनता है एक स्थिर और आत्मनिर्भर सिस्टम। चलिए अब इस जीवित मशीन के एक एक पुर्जे को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसके सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल हिस्से आखिर हैं क्या। तो देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है निर्जीव यानी एबियोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है सजीव यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। एक तरफ है पूरा माहौल जैसे हवा, पानी, मिट्टी, और दूसरी तरफ है उसमें रहने वाले सारे जीव जंतु। बस यही दोनों मिलकर पूरे सिस्टम की नींव रखते हैं। ये जो अजैविक कारक है ना, इनको आप किसी नाटक के मंच की तरह समझिए। ये वो स्टेज है जिस पर जिंदगी का पूरा खेल खेला जाता है। यही वो माहौल और संसाधन तैयार करते हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं। सोचिए जरा, बिना धूप और पानी के क्या कोई पौधा उग सकता है? नहीं ना। तो इस स्टेज के बिना जीवन का ये नाटक शुरू ही नहीं हो सकता। और ये हैं इस मंच के असली खिलाड़ी, जिन्हें हम 3 मेन रोल्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जैसे कि पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता, जैसे जानवर जो इन पौधों को या दूसरे जानवरों को खाते हैं। और आखिर में आते हैं अपघटक यानी डीकम्पोजर्स। ये प्रकृति के क्लीन अप क्रू हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक जो सब कुछ साफ कर देते हैं। हर किसी का रोल सिस्टम को चलाते रहने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, उपभोक्ताओं की भी अपनी एक सीढ़ी होती है। ऊर्जा की शुरुआत होती है पौधों से, जो कि उत्पादक है। फिर एक खरगोश जो कि एक प्राथमिक उपभोक्ता है, वो घास खाता है। और फिर एक लोमड़ी जो द्वितीयक उपभोक्ता है, उस खरगोश को खा लेती है। तो ऊर्जा ऐसे ही एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा हो। ठीक है, तो पुर्जे तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि इस मशीन को पावर कहाँ से मिलती है। तो अब हम बात करेंगे ऊर्जा के बहाव की, यानी एनर्जी फ्लो की, जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। ये जो पिरामिड है, इसे कहते हैं पोषण स्तर या ट्रोफिक लेवल्स। ये दिखाता है कि ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ कैसे बहती है। इसका बेस यानी आधार सबसे चौड़ा होता है, क्योंकि उत्पादकों यानी पेड़ पौधों के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हर लेवल पर जीवों की संख्या और एनर्जी दोनों कम होती जाती हैं। इसीलिए ये पिरामिड ऊपर से नुकीला होता जाता है। तो सवाल ये है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक आखिर कितनी ऊर्जा पहुंचती है। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 10%। जी हाँ, इसे 10% का नियम कहते हैं। बाकी की जो 90% एनर्जी होती है, वो या तो शरीर के कामों में खर्च हो जाती है या फिर गर्मी के रूप में खत्म हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो टॉप के शिकारी होते हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है। अब ये स्लाइड बड़े काम की है, क्योंकि ये दिखाती है कि असल में कुदरत काम कैसे करती है। देखिए, एक सीधी साधी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन बहुत नाजुक होती है। अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरी चेन बिखर सकती है। लेकिन असलियत में प्रकृति में ज्यादातर खाद्य जाल यानी फूड वेब्स होते हैं। यहाँ जीवों के पास खाने के कई ऑप्शन होते हैं, और यही चीज सिस्टम को ज्यादा मजबूत और स्थिर बनाती है। अच्छा, एक बात और, इकोसिस्टम कभी भी एक जैसे नहीं रहते, वो हमेशा बदलते रहते हैं। वो एक तय प्रक्रिया से गुजरकर विकसित होते हैं और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन को ऐसे समझिए कि ये एक इकोसिस्टम को बनाने का असेंबली मैनुअल है।
ये असल में एक बंजर जमीन से एक घने और स्थिर जंगल तक के सफर की कहानी है। ये एक खाली कैनवस से शुरू होकर एक पूरी तरह से विकसित समुदाय बनने तक की प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ता है। चाहे शुरुआत एक सूखी, नंगी चट्टान से हो या फिर किसी तालाब जैसे खुले पानी से, मंजिल अक्सर एक ही होती है, एक स्थिर चरम अवस्था या क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जैसे कि एक घना जंगल। ये एक ऐसा समुदाय होता है जो मजबूत, आत्मनिर्भर और पूरी तरह से स्थिर होता है। प्रकृति हमेशा इसी संतुलन को पाने की कोशिश करती है। और अब हम आते हैं इकोसिस्टम के सबसे कमाल के काम पर। प्रकृति में कुछ भी बर्बाद नहीं होता, हर चीज, हर एक कण रिसाइकिल होता है। आइए प्रकृति की इस शानदार रिसाइकलिंग क्षमता को समझते हैं। मतलब कुदरत में कुछ भी कचरा नहीं होता। प्रकृति का हर एक तत्व लगातार एक चक्र में घूमता रहता है। ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन रिसाइकलिंग प्रोग्राम है, जिसे हम जैव भू रासायनिक या पोषक चक्र कहते हैं। कार्बन साइकिल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जो कार्बन आज हवा में है, हो सकता है कल वो किसी पौधे का हिस्सा बन जाए, फिर किसी जानवर का, और जब वो जानवर सांस छोड़ते हैं या मर जाते हैं तो वो कार्बन वापस पर्यावरण में चला जाता है। मतलब हम सब एक ही कार्बन को अलग अलग रूपों में शेयर कर रहे हैं। ये एक परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है। तो ये पूरी बात हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी बारीकी और समझदारी से काम करती है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ा सवाल भी देती है कि जब हम इंसान अपनी एक्टिविटी से इस नाजुक से संतुलन में छेड़छाड़ करते